दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 907 सेट डी की। अगर आपके पास सेट ए है या सेट बी है या फिर सेट सी है, इन सभी के उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं जो 907 आया है। और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, पीडीएफ प्राप्त किया है, तो आपका 907 तो बेहतरीन गया होगा। 70 में से आपको मात्र जो है 40% अंकों की आवश्यकता थी इस क्वेश्चन पेपर को पास करने के लिए। अगर 70 का 40% आप निकालते हैं तो 28 नंबर जो है आपको प्राप्त करने थे। 28 नंबर आपको मिल जाएंगे तो आप जो है यहाँ पर पास हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि 70 में से बच्चों ने कम से कम 50 अंक तो प्राप्त आसानी से कर लिए होंगे। अब इसका रीज़न क्या है मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आए हैं और क्या पूछा गया है। सही विकल्प चुनिए। किसने कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है? तो ये जो कथन है, देखिए मैंने ये कथन आपको नहीं बताया, लेकिन स्पेशल अलग से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था ये कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक सामग्री का आधा अंग है, ये कहा था प्रोफेसर कीटिंग ने। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए शिक्षण उद्देश्य जो है सामान्य होते हैं और विशिष्ट होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी ये 4 और 6 और 8 प्रकार के, ये सामान्य और विशिष्ट प्रकार के उप जो है प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, उसके भीतर आते हैं। दो प्रकार के जो है मेन होते हैं, उसके भी जो है गौण और मुख्य नियम। तो मुख्य में मुख्य प्रकार के 2 होते हैं और गौण में आ जाएंगे आपके 8 प्रकार भी आते हैं और 6 प्रकार भी आते हैं। तो ये अलग अलग है कि आपके सामान्य प्रकार में कितने हैं और विशिष्ट प्रकार में कितने हैं। तो आपका मुख्य तरह से 2 ही होता है शिक्षण उद्देश्य, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं, सामान्य मतलब कॉमन और एक होता है स्पेशल। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे, पृथ्वी के बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे हैं कहलाते हैं। देखिए पानी से घिरे हुए ना तो पहाड़ी है, ना मरुस्थल है, ना पर्वत है, वो महाद्वीप कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड था, इसमें आपको पुक पढ़ने की या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वह पृथ्वी का वह बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे रहते हैं। जब ऑप्शन ही आपको ऐसा मिलेगा, मरुस्थल भी नहीं हो सकता, पहाड़ी भी, पहाड़ी के कहाँ से चारों ओर घेर लोगे यार? तो पहाड़ी पर्वत ये सब नहीं घिरे होते हैं, मरुस्थल भी नहीं घिर सकता है। केवल महाद्वीप जो है, हम जैसे एशिया महाद्वीप है, फिर अंटार्कटिका है, और उसके अलावा जो है आपका ये आपका एशिया है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, ये चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ जो है पानी से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे महाद्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें कोई भी दुविधा होनी नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे और पीछे कूदना निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? तो देखिए पशु पक्षी का नाम लेते हुए जब हम आगे पीछे घूमते हैं तो यहाँ पे देखो ये गतिविधि जो है हमारी शारीरिक है। ठीक है, और जब हम नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? नाम ले रहे हैं, ध्यान रखना, पक्षी पक्षी का नाम ले रहे हैं तो ये मानसिक स्थिति भी हमारी दर्शा रही है। यानी कि ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का वैसायिक गुण जो पूछा गया, वैसायिक गुण क्या होता है? तो वैसायिक गुण जो है शिक्षम अधिगम में हम यहाँ पे बात करें तो सामाजिकता वैसायिक में नहीं आती है, और विनोद प्रियता भी नहीं आती है, मौलिकता भी सामाजिक या वैसायिक गुणों के मतलब वैसायिक गुणों में जो है आपके नहीं आती है। तो यहाँ पे विषय का गहन ज्ञान जो है वैसायिक गुणों में आता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया प्रोफेसर कीटिंग होंगे, और यहाँ पे बता दिया 2 टाइप्स होगा आपका। नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंट, जो कि आपके चारों तरफ से जो होता है वाटर से घिरा हुआ होता है। और नेक्स्ट जो है इसमें देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए पूरे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्किपिंग, रिएक्टिंग नेम और रिसाइटिंग नेम ऑफ एनिमल बर्ड इज द एक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज फिजिकल एंड मेंटल बोथ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ ए टीचर
इन एनवायरमेंटल स्टडी, तो डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया फ्लैश कार्ड का आकार खालिस्तान होना चाहिए। फ्लैश कार्ड के आकार आप दो तरह के आकार बता सकते हैं, एक आपका होता है छोटा और एक बड़ा। तो इसमें से दोनों ऑप्शंस अगर आप चूज करते हैं तो आपका हो जाएगा सही। इसमें आपका आता है 5x7 इंच भी, 5x7 इंचेस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 3x5 इंचेस। ठीक है, तो आपने दोनों लिखे हैं तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि किस आकार की बात कर रहा है। फ्लैश कार्ड का आकार होना चाहिए, तो दोनों ही स्टैंडर्ड आकारों में शामिल किए जाते हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड जो है वो कौन सा है? तो आपको मैंने 2021 का अगर आपने पेपर देखा है तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें वैधता। ठीक है, वैधता, वैधता जो है इसका, वैधता जो है मुख्य मानदंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये किसकी देन है? तो आपको सभी को पता है हर्बर्ट की देन है, तो हर्बर्ट जो है इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पर्यावरणीय शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता। तो देखिए पर्यावरणीय शक्तियों के अंतर्गत जो है वो आंतरिक बल के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो अगर हम ढंग से अगर अपने चैप्टर को रिवाइज करें तो इसमें एक आंसर मिला हुआ है, उस आंसर को आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। इसका कमेंट आप मुझे आंसर में दीजिएगा, मैं आपको छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। आंतरिक बल में नहीं आता है, ध्यान रखना है, नहीं आने की बात कर रहा है ये। किसी क्षेत्र का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, तो किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है वो क्षेत्र भ्रमण कहलाता है, क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। ठीक है ना, फील्ड स्टडी कहलाता है, जिसको हम तो बोलते हैं फील्ड स्टडी, फील्ड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, यहाँ पे प्रयोगशाला का एक महत्व लिखिए। प्रयोगशाला का एक महत्व जो है आपको लिखना है। प्रयोगशाला के बहुत सारे महत्व हैं जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर्स जो मैं दे रहा हूँ इनको ढंग से पढ़ लेना, आपके काम आएंगे। कई क्वेश्चंस जो हैं आपको बार बार पूछे जाएंगे पिछले क्वेश्चन से उठा करके, और आ गया वही क्वेश्चन प्रयोगशाला का महत्व, और जो कि ये मैं आपके अपने वीडियो में बता चुका हूँ और नोट्स में आपको दे चुका हूँ। प्रयोगशाला के महत्व, एक ही महत्व लिखना था, इसमें तो बहुत सारे महत्व मैंने बताए थे। पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता, मैंने पाठ्य पुस्तक की 8 विशेषताएं बताई थी, 9 विशेषताएं बताई थी, उसमें से कोई एक विशेषता आपको लिखनी थी। मूल्यांकन के कोई एक उद्देश्य, मूल्यांकन में बहुत सारे उद्देश्य बताए हुए हैं मैंने, तो वो भी आपने लिख दिया होगा। और यहाँ पे अन्वेषण विधि का एक उद्देश्य, अन्वेषण विधि के बारे में आपको समझा चुका हूँ। आकलन की एक विशेषता, ये भी समझा चुका हूँ। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस पांचों में से जो हमने डिस्कस ना किया हो, तो आपने इसके आंसर्स लिख दिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते जाइए, आपको मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो मैंने बताए। वैज्ञानिक विधि की 2 विशेषता, वैज्ञानिक विधि को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने नोट्स और वीडियो के माध्यम से। नक्शा और चित्र में अंतर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नक्शा क्या होता है, चित्र क्या होता है। ठीक है ना, और शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में कोई 2 सावधानी है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अधिगम सामग्री आपको पता ही है, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको TLM बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं TLM शॉर्ट फॉर्म में, और इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, विस्तृत जानकारी दी हुई है, तो आपने इसका आंसर जरूर लिखा होगा। अधिगम संसाधन के 2 उद्देश्य बताइए। अधिगम संसाधन जो आपके लर्निंग रिसोर्सेज जो होते हैं, शिक्षण के जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसके क्या है उद्देश्य? उद्देश्य भैया बहुत सारे हैं, आपने 2 तो उद्देश्य लिखी दिए होंगे, आपको आसानी से इसमें नंबर मिल जाएगा। इकाई योजना के बारे में हमने डिस्कस किया था, इकाई योजना आपने बता दी होगी। भ्रमण या पर्यटन विधि के 2 दोष लिखिए, तो आप यहाँ पे मैंने इसके जितने भी आपको लाभ लिखे थे उसके अपोजिट इसके दोष लिख देने थे। लाभ मैंने बताए थे आपको, उसको दोष लिख देने थे। प्रयोजना विधि की 3 विशेषताएं बताइए। प्रयोजना विधि की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी अपने नोट्स में, अपने वीडियो में। पूछताछ विधि के 3 उपयोग, हमने इसको बात नहीं किया, लेकिन आपने प्रयोजना विधि लिख दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करते हैं, चलचित्र की 3 शैक्षिक लाभ या फिल्म के 3 शैक्षिक लाभ क्या हो सकते हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा है, आसान है क्वेश्चन। इसमें टेलीविजन की 3 सीमाएं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले बच्चे होंगे टेलीविजन की 3 सीमाएं लिखने वाले, जिन्होंने टेलीविजन की 3 सीमाएं लिख दी होंगे। वे टेलीविजन से 3 सीमाएं क्या क्या हैं? और अधिगम संसाधन का वर्गीकरण, भैया मैंने बताया था लर्निंग रिसोर्सेज का वर्गीकरण, TLM के वर्गीकरण आप कर सकते हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री, ये संसाधनों में आ जाएंगे। अथवा मैं अधिगम संसाधन का अर्थ बताते हुए परिभाषा लिखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड था कि आपको क्या करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य।
संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट एवोल्यूशन मैंने बताया था आपको। फॉर्मेटिव क्या होता है, समस्टिव क्या होता है, तो आपने अगर पढ़ा होगा, नोट्स अगर ध्यान से पढ़ते हो, वीडियो ध्यान से देखते हो, स्किप किए बिना देखना पड़ता है भैया। पढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो थोड़ा सा समय आपको भी देना पड़ेगा। जब हम आपको वीडियो बना करके, जब हम पूरा दिन एक वीडियो बनाने में लगा देते हैं, 8-8 घंटे व्यतीत करते हैं, और जब जाके लास्ट में 1 घंटे का हम वीडियो बनाते हैं, जब 8 घंटे हम निकालते हैं, 8 घंटे का मेहनत करते हैं, तब जाके 1 घंटे का वीडियो बना पाते हैं। तो आप सोचते हैं कि 1 घंटे का वीडियो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूं, तो ये आपकी गलतफहमी। इस 5 मिनट को ना आपके दिमाग से निकाल दीजिए। जब आप 5 मिनट का अगर ऐसा औचित्य रखते हैं तो आपका रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है खराब होने वाला है। जब हम 8 घंटे में 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, तो आप 1 घंटे की वीडियो अगर 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, देख करके स्किप करते हैं इसका मतलब, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या समझाया गया है नोट्स के दौरान और क्या बताएगा कि आपको क्या एग्जाम में लिखना है। तो ये समस्या आपकी है। बचे हुए अंतिम पेपरों को अच्छे तरीके से दीजिए, शायद आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो पाए। इस चीज को ध्यान रखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की 3 विशेषताएं बताइए। ये हमने जो है हमने बताया था कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो होता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि इंग्लिश में भी पूछता है कभी कभी ये, और हिंदी में पूछता है। तो ये आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं आपका कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है या फिर इंग्लिश पैडागोगी है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है। अब आप बोलोगे सर व्यापक और सतत मूल्यांकन तो हमने 902 या 903 में पढ़ा था। मैंने कहा था कि 901 से लेकर के लास्ट पेपर 913 तक अगर आपका सब्जेक्ट है, 912 तक सब्जेक्ट है, 908 तक सब्जेक्ट है, तो सारे के सब सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से पूछा जाएगा आपसे। इस बात का चिंता मत करिए कि जो एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड की एक बहुत खतरनाक चीज है, विशेषता है, डीएलएड की बात कर रहा हूं। डीएलएड में तो एकदम विशेषता है उसकी खास, ये अपने जो भी ब्लूप्रिंट देता है, इसका जो ब्लूप्रिंट है ना, ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से कभी भी नहीं चलता। ब्लूप्रिंट बहुत ही खतरनाक है इसका। ब्लूप्रिंट के अगर हिसाब से आप चैप्टर्स को मैच करेंगे कि 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 4 नंबर वहाँ से मिलेंगे, 3 नंबर वहाँ से मिलेंगे, मिलता ही नहीं है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। भैया उस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से एमपी डीएलएड कभी चलता ही नहीं है। और कई चीज़ें तो एमपी डीएलएड जो है थोड़ा सा खराब कर देता है, जिसका स्तर जो है वो चेंज कर देता है, यानी कि आपके जो सिलेबस में नहीं है वो भी पूछ लेता है। ये भी है एक इस विशेषता, लेकिन सिलेबस से बाहर बहुत ही कम जाता है, जो कि 99% तो आपके सिलेबस से ही पूछता है। बाकी 1% जो इधर उधर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर ही काटेगा आपका, 2 नंबर काटेगा ज़्यादा, लेकिन 99% जो है सिलेबस के हिसाब से चलता है। तो इसमें एक खराबी है एमपी बोर्ड डीएलएड में, छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना वो पैटर्न बहुत ही सिंपल रहता है, और जो हम बताते हैं उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, मानव एवं पर्यावरण में 3 संबंध स्पष्ट कीजिए। मानव पर्यावरण का संबंध मैंने बताया हुआ अपने नोट्स वीडियो में। उसके अलावा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य बताया हुआ है आपको। ये नहीं बोलना कि ये सर इस वीडियो में तो नहीं बताया था, पर्यावरण शिक्षण में तो नहीं समझाया था। भैया इसके अलावा जो 901, 902, 903, 904, 905, ठीक है, ये सारे करवाए थे ना आपको विषय, इनमें आपको ये दोनों क्वेश्चन कराए हुए हैं। कौन कौन से अभी देखते जाइए। 901 से लेकर 905 तक आपने पढ़े हैं, तो आपको राष्ट्रीय एनसीएफ के उद्देश्य आपको जरूर मैंने बताए हैं, और मैंने हमेशा बताया है कि सारे सब्जेक्ट जो हैं इंटर रिलेटेड रहते हैं। भैया आपको पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, ठीक है। 10 दिन का समय मैं आपको देता हूं अपनी तरफ से गारंटी लिख करके, भैया मैंने कहा कि ये चीज़ पढ़ लीजिए, बस इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर वो आप भी नहीं पढ़ते हैं, अगर आप 10 दिन भी पूरे साल में से अपने पढ़ाई में नहीं निकाल सकते, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका डीएलएड करना व्यर्थ होने वाला है। लेकिन आपकी समझदारी इतनी है कि आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ढंग से विचरिए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में मैंने पूरा बताया हो, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, ठीक है, उसका कार्य क्या है, सब कुछ बताया हुआ, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर आएंगे हम और भी बात करेंगे एनसीएफ के बारे में। सूचना एवं संचार तकनीकी की 4 विशेषताएं, ये आपका आईसीटी में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आईसीटी का अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपने ये आंसर दे दिया होगा। सूचना एवं संचार तकनीक के 4 महत्व, ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो आपने आईसीटी का पेपर अगर ढंग से पढ़ा है तो ये भी आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पर्यटन विधि की 4 विशेषताएं लिखिए। पर्यटन विधि के सारी विशेषताएं मैंने बताई हुई हैं, उनको आपने आसानी से कर दिया होगा। संज्ञात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। आपका फिर से क्वेश्चन वही आ गया, 901 या 902 या 903 में से पूछा गया है। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि संज्ञात्मक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इन पेपरों में से ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मूल्यांकन, मैंने बताया था मूल्यांकन हमेशा पूछता है, चाहे वो किसी भी पेपर में पूछ ले, उसकी मर्जी है भाई। एग्जामिनर आपको बार बार में टटोलेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मूल्यांकन के बारे में उद्देश्य बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मैंने बताया था कि अभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चल रहा है, यानी एनसीएफ के बारे में और भी बात करूंगा मैं। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता पर प्रकाश डाली, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है भैया। एनसीएफ के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अथवा में जो एनसीएफ का क्वेश्चन पूछा है उसको भी देखिए, ये भी करवाया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आदर्श शिक्षक के गुण क्या होते हैं, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने फिर भी अभी तक नहीं किया है तो आपकी समस्याजनक स्थिति आपकी है। और आगे बात करूं मैं, यहाँ पर देखिए अन्वेषण विधि के गुण लिखिए, दोष लिखिए, दोनों चीजें मैंने बतवाई हैं, इसको सिखाया भी है आपको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। पूछताछ विधि ये मैंने नहीं करवाया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसको, लेकिन मैंने ये करवाया है। उसके बाद में पुस्तकालय का महत्व, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो आपको 902 या 903 में करवा दिया था। पुस्तकालय का क्या महत्व है उसको हमें लिखना चाहिए। और सहकारी अधिगम के गुण ये हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आपने पुस्तकालय का महत्व कर दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस तरह से जो चीज़ करवाया है, नहीं करवाया, मैंने 2 क्वेश्चन इस पेपर में नहीं करवाए, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने करवाया नहीं है। एमसीक्यू छोड़ दीजिए, एमसीक्यू की बात करते हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना सर एमसीक्यू तो आए नहीं, एमसीक्यू तो ऐसा पूछ लिया जो हमारे समझ में नहीं आया। कुछ तो एमसीक्यू देखो सर, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, तो एमसीक्यू तो कुछ ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके सर से ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं आपको 500 एमसीक्यू देता हूं, ध्यान रखिएगा, आपके वैसे तो 5000 एमसीक्यू हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5000 तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और इस 5000 में से मैं फिल्टर करके 500 एमसीक्यू निकालूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये 500 भी एमसीक्यू आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू अगर 500 में देता हूं उसमें से 5 नंबर आपको लाना है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं आपको 500 एमसीक्यू बताऊं, उसमें से मात्र 5 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप एमसीक्यू नहीं पढ़ोगे। अगर यही 500 एमसीक्यू में बताता और इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आते, तो आप ये 500 एमसीक्यू ढंग से पढ़ते। तो इस 500 एमसीक्यू के लिए आपका पूरा सिरदर्द बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 5 नंबर आप छोड़ भी देते हैं, छोटे क्वेश्चनों को 5 नंबर छोड़ भी देते हैं कि भैया 5 नंबर मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ये क्वेश्चन में मेरा गलत है, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, मानता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने सारे टिक जो है गलत लगाए, लेकिन आगे आकर के अगर मैं बड़े क्वेश्चनों की बात करूं, तो यहां पर देखो ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको मैं करवा चुका हूं, इनको क्यों नहीं करा आपने? इनको करना चाहिए ना आपको। अगर 5 नंबर मैं 70 में से निकाल दूं, आपका 70 नंबर का पेपर हुआ है, मैं मानता हूं 5 की जगह 10 निकाल देता हूं, तो 10 नंबर भी अगर 70 में से निकाल देता हूं तो 60 नंबर तो मैंने करवा ही दिए हैं आपको। तो क्या 60 नंबर आपने प्राप्त किए? ये आपके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैंने जो करवाया है उसको आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा नोट्स को या वीडियो नोट्स ले लिया है तो अच्छी बात है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो देखते हैं तो उसको स्किप करने से पहले ना अपने दिमाग में एक बात घुसेड़ लेना, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर दूँ। तो वीडियो जब बनाते हैं हम, तो वीडियो में कुछ बातें बोली जाती हैं जो अभी मैं बोल रहा हूँ। आपने अभी तक वीडियो बंद कर दिया होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन जो बच्चे सुनना चाहते हैं उनको बता दूं, जब भी आप कोई कंटेंट देखते हैं जहां पे आपको लगता है कि अरे यहाँ से क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं यार, तो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको 1 घंटा या आधे घंटे का जो वीडियो बनाया गया ना, उसको देखना प्रारंभ करिए और अपने आप को संभालिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो आपको बहुत सारे उल जुलूल क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आते एक भी नहीं है। आ गया तो एक आधा आ गया। मैं तो कहता हूं कि 80% क्वेश्चंस मैं देता हूं हमेशा आपको, जो 100 में से 80% स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा मैं बताता हूं वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो 80% क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे देता हूं हर एग्जाम के। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं और अपना समय कितना कीमती बचाना चाहते हैं। केवल आधा से 1 घंटा अगर आप मुझे पूरे दिन में अगर आधा से 1 घंटा देते हैं तो इसका मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। अब आप आधा से 1 घंटा भी देना नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि मैं 5 से 6 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं, तो आप स्किप करते रहिए, मत देखिए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मत सुनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह का समस्या तो देखो होता है बच्चों के साथ में, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बचे हुए पेपर को अच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको सीखा होगा और आगे आके आप जो है
नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और इस पेपर को मिला लीजिएगा, ए बी सी और डी तीनों चारों जो सब आपके सेट्स हैं इनको आप मिला सकते हैं। सभी विद्यार्थी इसी क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।